हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रवीण स्टडी क्लासेज की यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है 31 जनवरी 2021 और 31 जनवरी 2021 के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज का वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, चूँकि मंथ का अंतिम डे है। तो आप पूरे गौर से पूरे वीडियोज को देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्त, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अपने दोस्तों के पास वीडियोज को शेयर करना न भूलिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसमें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में खुला? तो भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में खुला? तो ये खुला है केरल में। जेंडर पार्क क्या है? तो केरल, पहले जानिए कि केरल गवर्नमेंट के द्वारा कोझिकोड में 300 एकड़, कितना? 300 करोड़ रुपया की लागत से 24 एकड़ की भूमि के क्षेत्र में जेंडर पार्क स्थापित करने की घोषणा की। ये जेंडर पार्क करेगा क्या? तो जेंडर पार्क जो है लैंगिक असमानता का मुकाबला करने में मदद करेगा। क्या? लैंगिक असमानता का मुकाबला करने में मदद करेगा। इसमें एक जेंडर म्यूजियम होगा, लाइब्रेरी कन्वेंशन होगा, है ना, और इसमें विभिन्न सामाजिक संघर्षों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसके कारण महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया है। 500 अधिक लोगों को बैठने की व्यवस्था होगी। तो इस तरह से जेंडर पार्क जो है महिला को और भी सशक्त करने के लिए, महिला सशक्तिकरण करने के लिए इस पार्क की स्थापना की गई है। मतलब इस पार्क में एक बार में अधिकतम 500 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। चलिए आगे बात करते हैं और भी इसके बारे में जानिए। जब आया है केरल, तो केरल के बारे में जानिए। केरल क्या है? तो केरल पिछले दिनों में ही केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान, कौन? आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा घोषणा की गई थी वन स्कूल वन IAS योजना। कौन सी योजना? वन स्कूल वन IAS योजना। भारत का पहला लेबर पार्क भी खुला था केरल में। कहाँ पर? भारत का पहला लेबर पार्क खुला था केरल में, लेबर म्यूजियम, है ना। पिनराई विजयन है केरल के मुख्यमंत्री, आरिफ मोहम्मद खान है केरल का राज्यपाल। लोकसभा सीटों की संख्या है 20, राज्यसभा सीटों की संख्या है 9 और विधानसभा सीटों की संख्या है 140। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है, भारत एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में किस स्थान पर है? तो भारत एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में 10वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 10वें स्थान पर। बहुत अच्छा नहीं है इंडिया, चूँकि 11 देशों को लेकर ही इस पे जो है सर्वे किया गया है और 11 देशों में 10वें स्थान पर इंडिया है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की प्रगति को मापने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। पहली बार इसे EIU कहने का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने 11 देशों की सूची जारी की। वो 11 देश कौन कौन हैं? तो 11 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, जापान, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाईलैंड और न्यूजीलैंड। इतने सारे देशों को लेकर के, मतलब 11 देशों को लेकर के इस व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक को जारी किया गया है, जिसमें किस स्थान पर है? 10वें स्थान पर। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, पिछले दिनों और भी इंडेक्स आए थे, उस पर हम लोग थोड़ा सा गौर कर लेते हैं, चूँकि मंथ का लास्ट डे है। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, मतलब भ्रष्टाचार धारण सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में 2020 में भारत किस स्थान पर था? तो 86वें स्थान पर था। और भी बताया, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर था 2021 में? तो 86वें स्थान पर। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर था? तो 7वें स्थान पर। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 111वें स्थान पर है। ह्यूमन इंडिपेंडेंस इंडेक्स
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जो है भारत किस स्थान पर थी, तो 85वें स्थान पर। भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य था, तो ये स्पेशल नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इसमें प्रथम स्थान पर था कर्नाटक। कौन सा था, कर्नाटक। तो मेरे प्यारे दोस्त इन सारी बातों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है एयरटेल ने 5G नेटवर्क, क्या एयरटेल ने 5G नेटवर्क की घोषणा कहाँ की, तो एयरटेल ने 5G नेटवर्क की घोषणा कहाँ की, तो हैदराबाद में। कहाँ पर, हैदराबाद में। भारतीय एयरटेल ने 5G सेवाओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने के लिए भारत में पहला दूरसंचार ऑपरेटर बनकर बढ़त हासिल कर लिया। अभी एक ही स्पेक्ट्रम ब्लॉक में, अभी जो है इसके लिए अलग से व्यवस्था नहीं की गई है, अभी एक ही स्पेक्ट्रम ब्लॉक में 4G और 5G, 4G और 5G, 5G कहने का मतलब 5th जनरेशन हुआ, 4G कहने का मतलब 4th जनरेशन हुआ। 4G और 5G नेटवर्क दोनों संचालित होगा एक ही स्पेक्ट्रम ब्लॉक में। चलिए और भी बात करते हैं। अब आया है एयरटेल, तो एयरटेल के बारे में जान लीजिए। भारतीय एयरटेल की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1995 को। कब हुआ था, 7 जुलाई 1995 को। इसके फाउंडर थे सुनील भारती मित्तल। कौन, इसके संस्थापक थे सुनील भारती मित्तल। CEO कौन है इसके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो गोपाल विट्ठल, गोपाल विट्ठल, मित्तल नहीं समझिएगा, VITTAL, गोपाल विट्ठल। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है 27 जनवरी 2021 को ऑस्कर विजेता किस हॉलीवुड अभिनेत्री का निधन हो गया, तो किस अभिनेत्री का निधन हो गया, तो ये है क्लोरिस रिचमैन। ये ऑस्कर पुरस्कार के साथ साथ एकेडमिक अवार्ड, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड, 8 प्राइम टाइम अवार्ड और एनेमी अवार्ड भी जीती थी। कौन कौन सा अवार्ड, ए एकेडमी अवार्ड, ए गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 8 प्राइम टाइम एनेमी अवार्ड भी जीती थी। अब चलिए ऑस्कर आया है तो ऑस्कर की बात करते हैं। ऑस्कर की शुरुआत सबसे पहले कब की गई, तो इसकी शुरुआत की गई 1929 ईस्वी में। कब, 1929 ईस्वी में। नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसे दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड को अमेरिका द्वारा, अमेरिका के कौन सा संस्था देता है, नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म, ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म का नाम क्या था, तो मदर इंडिया। कब नामित किया गया था इसे, तो 1957 में। 1988 में सलाम बॉम्बे को नामित किया गया था ऑस्कर अवार्ड के लिए। 2001 में लगान को नामित किया गया था। 2004 में श्वास को नामित किया गया। 2005 में इसको पहले को, और 2006 में रंग दे बसंती को नामित किया गया था ऑस्कर अवार्ड के लिए। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो भानु अथैया। किसके लिए, गांधी फिल्म के लिए रिचर्ड एटनबरो की भूमिका निभाई थी। चलिए इतनी बातें आपको इसे याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है शहीद दिवस किस दिन मनाया गया, तो मेरे प्यारे दोस्त शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया गया। क्यों मनाया गया, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गॉडसे के द्वारा बिड़ला भवन में, दिल्ली के बिड़ला भवन में, किस भवन में, बिड़ला भवन में महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं की याद में प्रतिवर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक और शहीद दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 23 मार्च को। और 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों की फांसी हुई थी। उन सब, तो भगत सिंह के फांसी की मतलब स्मृति में, भगत सिंह के स्मृति में, याद में
प्रतिवर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। तो आपको दोनों याद रखना है, 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस महात्मा गांधी की स्मृति में याद में, और 30 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस भगत सिंह की स्मृति में। चलिए अब आया है इम्पॉर्टेंट डे। अब हम लोग जनवरी के सारे इम्पॉर्टेंट डे को कवर करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको बहुत बार इसको रिवीजन कराया है, लेकिन आज जनवरी का लास्ट डे है। आज एक बार फिर आपको मैं रिवीजन करा रहा हूँ। चलिए आप गौर से सुनिएगा। कहता है पहला है, क्या है पहला, आपको हमने बताया था कि 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया गया। DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। 4 जनवरी को मनाया गया लुईस ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को मनाया गया क्या 15 जनवरी को मनाया गया थल सेना दिवस। 23 जनवरी को अभी पहली बार ही केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई है। इन सारी बात को मैंने डिटेल से चर्चा किया है। यदि आप पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे तो ज़रूर जाकर देखिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। 24 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को मनाया गया 2 दिवस। पहला मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, चूँकि निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और दूसरा मनाया गया 25 जनवरी को पर्यटन दिवस। कौन सा दिवस? 25 जनवरी प से 25, प से पर्यटन, ये भी याद रख सकते हैं ऐसे टैग करके। तो 25 जनवरी को मनाया गया पर्यटन दिवस। 26 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। चलिए और भी जानिए। 27 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकंड वर्ल्ड वार में, है ना, बहुत से लोगों की हत्या कर दी गई थी जर्मनी के नाजी के द्वारा। चलिए यहूदियों की। 30 जनवरी को मनाया गया शहीद दिवस, अभी देख रहे हैं। 30 जनवरी को 2 और दिवस मनाया जाता है। पहला तो हो गया शहीद दिवस, दूसरा हो गया सर्वोदय दिवस। कौन सा दिवस? सर्वोदय दिवस। और 30 जनवरी को तीसरा मनाया जाता है कुष्ठ निवारण दिवस। तो 30 जनवरी को 3 दिवस, पहला शहीद दिवस, दूसरा सर्वोदय दिवस और तीसरा कुष्ठ निवारण दिवस। चलिए तो ये तो थे जनवरी के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट डे। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है नवीनतम पुस्तक, क्या नवीनतम पुस्तक बाय मेनी ए हैप्पी इंसिडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति, जो हमारे देश के 12वें उपराष्ट्रपति थे, हामिद अंसारी की आत्मकथा है। ये 2007 से लेकर के 2017 तक भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? एम वेंकैया नायडू। तो इन्हीं के द्वारा, इनके अपने कार्यकाल के दौरान और वर्तमान समय में देश की स्थिति के बारे में चर्चा की गई है। अपने कार्यकाल और वर्तमान समय में चल रही देश की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया है। ये बाय मेनी ए हैप्पी इंसिडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ हामिद अंसारी की आत्मकथा है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है बेंगलुरु में स्थापित, क्या बेंगलुरु में स्थापित भारत का पहला सबसे बड़ा केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल का नाम क्या है? तो बेंगलुरु में स्थापित भारत का पहला ही सबसे बड़ा केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल, एसी बस टर्मिनल होता है ना। तो एसी रेलवे टर्मिनल का नाम क्या है? तो एसी रेलवे टर्मिनल का नाम है एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल। क्या? एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल। ये टर्मिनल पूर्णतः एसी है, और ये टर्मिनल जो है लोगों को, मतलब हवाई अड्डा है ना, हवाई अड्डा का मतलब उसका भी अनुभव इस लोगों को दिलाएगा। तो पूर्णतः एसी पर आधारित रेलवे टर्मिनल बनाया गया है एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल।
कहाँ बनाया गया? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। अब एक बात इसमें देखने को मिल रही है, टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? तो टर्मिनल का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई स्टेशन है और यदि गाड़ी इधर से इधर की ओर जा रही है और इस नियमित निर्धारित टर्मिनल पर पहुंच गई, अब इसके बाद जो है इधर नहीं गाड़ी जा सकती है, मतलब पुनः इसी दिशा में गाड़ी को लौटना पड़ेगा। मतलब जहाँ के बाद और भी मतलब दूसरी दिशा में जाने का स्कोप ट्रेन का नहीं हो, कोई भी रेलवे ट्रैक नहीं हो, मतलब यहीं तक क्लोज कर दिया गया। जहाँ गई, जैसे चेन्नई रेलवे टर्मिनल, मुंबई सेंट्रल टर्मिनल के नाम सुने हैं, तो ये सब जो है यहाँ गई और यहीं से पुनः वापस ट्रेन हो जाती है, इससे आगे नहीं जाती है। तो टर्मिनल का मतलब समझ गए। जंक्शन का मतलब होता है, जैसे जंक्शन का मतलब कहीं लिखा रहता है, देखते होंगे जंक्शन, तो जंक्शन का मतलब होता है कि वहाँ से कई दिशाओं में गाड़ी जाने का मार्ग है, मतलब कोई भी दिशा में गाड़ी जा सकती है। जैसे मान लेते कि वेस्ट से आया तो ईस्ट में भी जा सकता है, नॉर्थ में भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है, तो ये होगा जंक्शन। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ, क्या किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ ब्रांड के नाम से स्वयं बोतल बंद पेयजल लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? तेलंगाना। किसने? तेलंगाना। तेलंगाना में पहले से ही शुद्ध पेयजल, हर घर शुद्ध पेयजल योजना चलाई जा रही है और उसी के तहत मिशन भागीरथ नाम से, किस नाम से? मिशन भागीरथ नल बंद पेयजल लॉन्च किया गया है। चलिए, तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 ईस्वी को। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव, दूसरी बार बने हैं। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन। कौन? तमिलिसाई सुंदरराजन। तेलंगाना हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो हिमा कोहली। कौन? हिमा कोहली, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। जिलों की संख्या है 33। लोकसभा सीटों की संख्या हमने कई बार आपको इसका ट्रिक भी बताया था कि 17 लीजिए, बीच में 7 लीजिए और लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 17 7 19 से मतलब 119। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 119। विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो 40। मतलब तेलंगाना में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, 2 सदन वाला राज्य है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कहता है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने 2021 को किस वर्ष के रूप में लॉन्च किया? तो किस वर्ष के रूप में लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में। भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में मतलब इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सतत विकास के क्षेत्र में भारत फ्रांस के सहयोग को मजबूत करना। क्या? सतत विकास के क्षेत्र में भारत फ्रांस के सहयोग को, संबंध को मजबूत करना। ये 5 विषयों पर आधारित है। मतलब पहला विषय है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है, जलवायु परिवर्तन, सतत शहरी विकास, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता का विकास। मतलब इन 5 मुद्दों पर जो है, 5 विषयों पर आधारित इस संबंध को लॉन्च किया गया है भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में। 2021 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में। चलिए, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स और फ्रांस की मुद्रा है यूरो। फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है इसरो ने कहाँ पर श्री शक्ति सैट ग्राउंड स्टेशन खोलने की घोषणा की? तो इसरो ने कहाँ पर श्री शक्ति सैट ग्राउंड स्टेशन खोलने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है कहाँ? कोयम्बटूर में। कहाँ? कोयम्बटूर में है एक श्री शक्ति इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वही इंस्टीट्यूट में ये स्थापित किया जा रहा है। कोयम्बटूर में एक श्री शक्ति इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूट है, वहीं उसी इंस्टीट्यूट में स्थापित किया जा रहा है। इस ग्राउंड स्टेशन से
मेरे प्यारे दोस्तों श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इसे डेवलप किया जा रहा है। जो भी सैटेलाइट अब जो है मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में डेवलप जो भी सैटेलाइट होंगे, क्या श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो भी सैटेलाइट डेवलप किए जाएंगे उस पर इसके माध्यम से श्री शक्ति सैट ग्राउंड स्टेशन के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी, है ना। क्या रखी जाएगी? निगरानी रखी जाएगी। अभी हाल ही में आपने सुना था कि इसरो जो है, इसरो का नाम था अभी तक 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का, मतलब इसकी सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। इसरो 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किया था। लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका की एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है स्पेस एक्स। क्या? स्पेस एक्स ने इसरो को रिकॉर्ड को 143 एक उपग्रहों को, सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करके इसरो के रिकॉर्ड को क्या कर दिया है? ध्वस्त कर दिया है। स्पेस एक्स अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है। इसके मालिक कौन है? एलन मस्क। क्या? एलन मस्क। टेस्ला भी इन्हीं की कंपनी है। तो 143 उपग्रह को एक साथ लॉन्च किया है। चलिए अब आई है इसरो, तो इसरो के बारे में बातें कर लेते हैं। इसरो का गठन कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। कब? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय है, मतलब हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान, और के सिवान कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। इतनी सारी बातें आपको आज के वीडियो से याद रखना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये तो थे आज के मोस्ट 10 टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त एक वीडियोज़ को आपके लिए प्रदान करने में मुझे काफ़ी समय देना पड़ता है। आपके लिए बहुत ही पॉइंट खोजनी पड़ती है, क्या क्या हम आपको, यदि आपकी लाइक्स मिलती है तो हमको उत्साह बढ़ता और लगता है कि और भी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए ढूंढ कर लाई जाए, बताई जाए, ताकि आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, यदि आप वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार।